मैडम, जिस हिसाब से राहुल गांधी की यात्रा कहीं ना कहीं थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जा रही है असम और बंगाल में। ममता बनर्जी ने उन्होंने कह दिया कि उनको न्योता नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको बुलाया गया है। देखिए, ये स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ममता दीदी ने कह दिया है कि इस यात्रा का अलायंस के प्रोग्राम या कार्यक्रम से कोई नाता नहीं है। और अगर आप उनके स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी तरह का न्योता उनको नहीं मिला। और मेरा मानना है कि एक 3 बार के मुख्यमंत्री और अलायंस पार्टनर या अलायंस ब्लॉक के एक नेता, और जहाँ पे वो 3 बार की मुख्यमंत्री है, अगर उस प्रदेश में आप आ रहे हैं तो अच्छा होता कि एक फॉर्मली आमंत्रण जाना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, उसका रूट क्या होगा क्या नहीं, किसी तरह की उसमें डिस्कशन नहीं हुई है। तो उनको मतलब फॉर्मली उनको इनवाइट वैसे किया गया नहीं था कांग्रेस की तरफ से। ममता दीदी का जो स्टेटमेंट आया है कि उनको कोई न्योता नहीं आया। अच्छा, आज जो हमने देखा कूच बिहार में बहुत सारे लोग थे, जैसे मैंने कहा पहले भी कि उनके हाथ में प्लकार्ड्स थे, बैनर्स थे कि ममता बनर्जी वो इस बंगाल में वो चुनाव अकेले, वो फाइट अलोन आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो ये भी चिल्ला रहे थे कि अलायंस चाहिए, मोदी के खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। तो क्या आखिर, और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भी नारेबाजी वहाँ पे हो रही थी। तो क्या ये अभी लगता है कि कांग्रेस के साथ सब कुछ ठीक है तृणमूल का, लेकिन अधीर रंजन चौधरी एक फैक्टर है, प्रॉब्लम है? देखिए, शुरू में जब अलायंस की बातचीत शुरू हुई, नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की, ममता दीदी महाराष्ट्र भी गए। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि देश में जो वोट शेयर है वो बीजेपी का 37% है। तो बाकी जो लोग 60% प्लस वोट शेयर रखते हैं, वो सब मिलकर एक मोर्चा तैयार करें ताकि भारतीय जनता पार्टी जैसे तानाशाही एक दल की सरकार को हम रोक सकें। पर अगर आप ध्यान से देखें कि जब से अलायंस की बातचीत हुई, जून में सभा हुआ, उसके बाद 2-3 सभाएं बॉम्बे, बैंगलोर, शुरू से ममता दीदी एक चीज़ कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बातचीत को आप लोग ख़त्म करके तय कर लीजिए। पहले हम 30 सितंबर तक रुके रहे, फिर तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए। उसके बाद भी हमारी तरफ से ये सजेशन था कि आप 31 दिसंबर के अंदर सीट शेयरिंग को तय कीजिए। सीट शेयरिंग तय करना तो दूर की बात है, जिस तरह की के बयान प्रदेश कांग्रेस के सभापति रोज सुबह से लेकर रात तक दे रहे हैं, उससे एक गलत मैसेज गया है अलायंस की यूनिटी को। अगर आप दिल्ली में राहुल जी के खिलाफ जब ईडी या सीबीआई जाते हैं, आप दिल्ली में आंदोलन करते हैं और बंगाल में कहते हैं ईडी अच्छा काम कर रहा है। बंगाल के कई सारे सेंट्रल स्कीम्स को रोका गया है मोदी सरकार की तरफ से, पर कांग्रेस के प्रदेश के जो नेता है, उन्होंने बंगाल के फंड्स के पक्ष में एक भी बयान नहीं दिया। तो ये सब हमने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि देश हित में, अलायंस के हित में हम चाहते थे कि मिलके हम लड़े। आप कह रहे हैं, कूच बिहार में लोग कह रहे हैं अलायंस की ज़रूरत है, लोग कह रहे हैं ममता दीदी इज़ द टॉलेस्ट लीडर, क्योंकि जनता जानती है कि बीजेपी को हराने की क्षमता अगर किसी पार्टी में है बंगाल में, वो तृणमूल कांग्रेस में है। और तृणमूल कांग्रेस ये जानती है कि करीब करीब 300 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस को जीतने की ज़रूरत है। तो अलायंस का ये फॉर्मूला था, जिसकी जहां ज़्यादा ताकत है वहां वही पार्टी या वही नेता लीड ले। इसलिए से महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, इन राज्यों में कांग्रेस को डट के लड़ना चाहिए। और बंगाल में जहां कांग्रेस के मात्र 2 लोकसभा सीट हैं और विधानसभा में तो 0 ही थे, उचित था कि ममता दीदी को यहाँ पर लीड करना चाहिए था।
पर अब जो सिचुएशन है ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक लोकतंत्र में कोई भी यात्रा कर सकते हैं, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। बंगाल में बीजेपी भी यात्रा आंदोलन करते हैं, लेफ्ट भी आंदोलन करते हैं, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज करती हैं। तो यात्रा एक लोकतंत्र में कोई भी नेता कर सकते हैं। पर 42 की 42 सीटों में तृणमूल कांग्रेस लड़ना चाहती है और लड़ेगी। ये ममता जी का स्टेटमेंट आ चुका है कल। अच्छा, एक बात आप बताइए, इस अलायंस को, एटलीस्ट प्री पोल अलायंस को बचाने की कोई भी उपाय अभी आपको दिख रही है कांग्रेस और तृणमूल के बीच में? देखिए, उपाय अलायंस सीट शेयरिंग का जो उपाय है वो हम 3 बार ही दे चुके हैं, रास्ता बता चुके हैं। हम अपना जो सजेशन था किस फॉर्मूला से, वो भी दे चुके हैं। और हमारे नेता ममता दीदी ने ये कह दिया कि उनके हर प्रपोजल को नकारा गया। तो अगर कोई डिस्कशन ही नहीं होगा सीट शेयरिंग पे और उसके बाद अगर रास्ता निकालना है, हमारा तो क्लियर है कि रास्ता बंद कर दिया गया है। तो जिन्होंने रास्ता बंद किया है आप उनसे पूछें कि क्या है। पर अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये हम पूरी तैयारी से बंगाल में लड़ेंगे। तो इसको बचाया जा सकता है कि नहीं, इस अलायंस को, इलेक्शन से पहले बंगाल में? देखिए, बंगाल में ममता दीदी क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर, देखिए इलेक्शन एक नंबर गेम होता है, किसकी बहुमत है, किसकी संख्या ज़्यादा है। तो अगर बीजेपी को भारी मात्रा से हराना है, वो तृणमूल कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी बंगाल में नहीं कर सकती, ये तय है। और ये हम सिर्फ भाषणबाजी के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे पास साइंटिफिक सर्वेज हैं। इसलिए जो आप कह रहे हैं लोग कूच बिहार में बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ममता दीदी को लीड लेना चाहिए और कांग्रेस के प्रदेश के नेता को अपने खुद के विधानसभा के रिजल्ट्स देखना चाहिए। 2 सीट छोड़ के लोकसभा सभा में एक और सीट है जहां शायद 30% वोट मिला, इसके अलावा उनके पास बिलो 5% वोट है। तो अलायंस रियलिटी के ऊपर भी तो होना चाहिए। हवा में तो अलायंस नहीं होता, हवा में सीट शेयरिंग नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ कि ममता दीदी का अच्छा रिजल्ट रहेगा बंगाल में और हम सेंटर में इलेक्शन के बाद अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि एक सेक्युलर प्लूरल गवर्नमेंट बने सेंटर में। इसका मतलब कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है या फिर जैसे इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो उसमें कांग्रेस और तृणमूल अपने आप एकजुट होकर सरकार बना सकती है? देखिए, ये बिल्कुल तय है कि जहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, जहाँ तानाशाही बढ़ रही है, जहाँ लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है, इस तरह के पार्टी को हराकर एक ऐसा सरकार बनाना जो जनता का काम करे, वो ममता दीदी का लक्ष्य पहले भी था, अब भी है। उन्होंने कल कहा है कि इलेक्शन के बाद परिस्थिति को देखकर हम बताएंगे क्या करेंगे। पर कांग्रेस को उन 300 सीटों में जो चुनौती है उसको लेकर ज़रूर सोचना चाहिए और बंगाल ममता दीदी 42 सीटों पे लड़ेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे डायरेक्टली पूछूंगा कि क्या इस अलायंस का या फिर सीट शेयरिंग जो पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है अभी तक, कल का हमें पता नहीं क्या होगा, पॉलिटिक्स में हर दिन डायनामिकली वो चेंज होता रहता है, अभी तक का अगर मतलब किसी को दोष देना है कांग्रेस, ये क्या आप कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को इस पूरे अलायंस के क्रैकडाउन के लिए दोष दे रही है, देंगी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की जिस तरह का वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के पूरे खिलाफ बयान देते हैं। जिस तरह की भाषा का वो उपयोग करते हैं एक 3 बारी के मुख्यमंत्री का, जो अलायंस में की तरफ अलायंस के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, वो देखने के बावजूद जिस तरह का बयान आया है, मुझे लगता है कि मैं कह नहीं सकती, पर मुझे तो लगता है कि वो बीजेपी की भाषा में बात कर रहे हैं, अधीर रंजन जी।